एपिसोड की शुरुआत में हम लिंग और जाओ दोनों को देखते हैं, जो कि दोनों जाओ के बचपन की फोटोज कलेक्ट कर रहे थे। और जाओ लिंग को बताती है कि मैं कभी भी अपने फादर से नहीं मिली और मेरे फादर के बारे में मेरी मॉम ने मुझे कभी नहीं बताया था, ताकि मैं इन्फ्लुएंस ना हो जाऊं। आगे हम एली को देखते हैं, जिसके पास डॉक्टर आता है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है। तब एली अपने घर के हालात देखकर और वो डॉक्टर को मना कर देती है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी डिनर नहीं करूंगी। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं इतना सारा सामान लेकर आया हूँ और मैं वापस नहीं जाने वाला। और तभी एली के पास लिंग की कॉल आ जाती है। वो उसे रिसीव करने के लिए जाती है, जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर घर के अंदर आ जाता है। इसी बीच लिंग डॉक्टर की आवाज सुन लेता है और फोन को कट कर देता है। तभी डॉक्टर एली से कहता है कि तुमने अपने रूम को काफी अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। फिर वो एली से कहने लगता है कि तुम अपना काम कंप्लीट कर लो, तब तक मैं तुम्हारे रूम को चमका दूंगा। और कुछ देर बाद डॉक्टर एली के रूम की पूरी सफाई कर देता है और बाद में ये दोनों साथ में डिनर करने लगे बैठ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर एली से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर एली बताती है कि उसकी फैमिली यहाँ पर नहीं रहती और उसका कोई खास रिश्तेदार भी नहीं है। जिसे सुनकर डॉक्टर कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आ गया हूँ ना। और वो एली से कहता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ में एंटर होना है। अब इससे पहले एली उसे मना कर पाती, लेकिन डॉक्टर उसकी बात को सुनने से ही मना कर देता है, जिसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करने लग जाते हैं। अगली सुबह हम लिन और योयो को लंच के बारे में बात करते हुए देखते हैं। इसके बाद हम लिंग और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर जाओ एक न्यूज देख रही थी, जिसमें उसे पता चलता है कि इस साल की मीटियोर शावर 30 मिनट में होने वाली है। तभी एली के पास एक कॉल आता है, वो उसे पिक नहीं करती। दरअसल एली को और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कॉल कर रहा था और जाओ और लिंग उसे कहते हैं कि कॉल पिक कर लो, जिस पर एली कहने लगती है कि डॉक्टर मुझे बिना किसी बात के परेशान कर रहा है। जिस पर जाओ एली को कहने लगती है कि तुम दोनों को कुछ टाइम एक साथ बिता लेना चाहिए, लेकिन एली उसे मना करते हुए कहती है कि इससे मेरी जॉब डिस्ट्रैक्ट होगी। अगले सीन में हम जाओ को उसके स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ अपना काम कर रही थी और एली भी उसके साथ मौजूद थी, जिससे जाओ से कहती है कि तुम हर टाइम मेरे साथ ही रहती हो और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। जिस पर एली कहती है कि लिंग ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है, क्योंकि आज तुम्हारे स्टूडियो में काम चल रहा है। इसके बाद जाओ एली को उसके पास्ट के बारे में पूछती है, जिस पर एली बताती है कि आज जो कुछ भी वो है वो सिर्फ लिंग की वजह से है। फिर एली उसे अपने पास्ट का किस्सा सुनाती है और सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर एली एक आदमी के साथ बॉक्सिंग रिंग में लड़ रही थी और वहाँ पर बॉक्सिंग देखने के लिए लिंग भी आया हुआ था। लेकिन वो आदमी एली को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और एली को हरा देता है, जिस पर एली का बॉस उससे नाराज होकर उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुम उससे हार गई और जिसकी वजह से तुम्हारी 1 महीने की सैलरी कट कर दी जाएगी। और तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और उसके बॉस को काफी सारे पैसे देकर एली को अपना बॉडीगार्ड बनाने का डिसाइड करता है। तब उसका बॉस लिंग से कहता है कि मेरे पास इससे भी अच्छे और क्वालिफाइड लड़के हैं, जिन्हें तुम अपना बॉडीगार्ड रख सकते हो। लेकिन लिंग एली को ही बॉडीगार्ड रखना चाहता था, जिसके बाद लिंग ने एली को काम पर रख लिया और कुछ समय बाद उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। अब प्रेजेंट में जाओ भी एली से कहती है कि लिंग से मिलने से पहले मैं भी इतना खुश नहीं रहती थी जितना कि आप लिंग से मिलने के बाद रहती हूँ। फिर इसके बाद डॉक्टर एली से मिलता है, जहाँ पर सबसे पहले उसने एली को पहली बार देखा था और यहाँ पर बहुत अच्छे से डेकोरेशन भी किया हुआ था। इसी बीच डॉक्टर एली से कहता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन मैं डर रहा था कि तुम्हारे और भी फ्रेंड्स होंगे, लेकिन अब तो तुमने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर डॉक्टर एली को फ्लावर्स देते हुए उसे प्रपोज करता है। और दूसरी तरफ हम लिंग और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर लिंग जाओ के साथ रोमांटिक बातें कर रहा था। वही डॉक्टर भी एली को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। एली भी आ करती है। अगले सीन में हम जाइनर को देखते हैं, जिसके पास जैन आता है। अब जाइनर जैन से पूछती है कि तुम्हारा क्या इरादा है, जिस पर जैन जाइनर से कहता है कि मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर जैन जाइनर को पीछे की ओर घुमाता है। तब जाइनर देखती है कि सामने वाली स्क्रीन में कार्टून सीन चल रहा था और ये शो स्पेशली जैन ने जाइनर के लिए ही अरेंज किया था। इसी बीच जैन जाइनर से पूछता है कि क्या तुम मेरी ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पर जाइनर भी हाँ कर देती है और फिर ये दोनों किस करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ लिंग जाओ को किस करने के लिए जाता है, लेकिन तभी आसमान में मीटिंग शावर होते हैं और ये दोनों साथ में उसे एंजॉय कर रहे थे देखते हुए। और डॉक्टर और एली भी मीटियोर शावर देख रहे थे और योयो भी ली के साथ मिलकर उन्हें देख रही थी और उनके साथ साथ जाइनर और जैन भी मीटियोर शावर देखने लग जाते हैं। उसके बाद हम एनशिन को देखते हैं, जो कि अकेले ही मीटियोर शावर को देखने लग जाता है। अगली सुबह जब जाइनर अपने घर आती है तो उसके फादर उसे काफी अजीब तरीके से देखने लग जाते हैं। जाइनर अपने फादर से पूछती है कि क्या हुआ। तब उसके फादर जवाब में कहते हैं कि जाओ मैं बिल्कुल ठीक। जवाब में जाइनर कहते हैं कि मैं जाओ नहीं बल्कि जाइनर हूँ, मतलब कि कहीं ना कहीं उसके फादर भी जाओ को मिस कर रहे थे और आज उन्हें जाइनर में जाओ नजर आ रही थी।
अगले सीन में हम एनशिन को देखते हैं जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे फंड असिस्टेंट इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए कहती है और एनशिन जैसे ही फाइल ओपन करता है तो उसमें युगाओ का नाम था। दूसरी तरफ हम युगाओ को एक सुनसान लोकेशन पर देखते हैं। तभी उसके पास वही आदमी आता है जो कि जाओ का पीछा कर रहा था और वो आदमी युगाओ को वहाँ आने का कारण पूछता है। तभी युगाओ अपना पास्ट याद करते हुए फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर वो अपने स्कूल में मौजूद थी और जाओ भी उसकी क्लासमेट थी। दरअसल उनके स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन था और सबको ये लगता था कि जाओ ही जीतेगी इसमें, क्योंकि जाओ के स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे थे। और एक बार जाओ के हाथ से गलती के युगाओ के कपड़े पर इंक गिर जाती है। इस कारण से युगाओ जाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। तब जाओ युगाओ से कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं गिराया, जिस पर युगाओ जाओ से कहती है कि तुम्हें तो एक्सीडेंटली स्कूल की स्कॉलरशिप पार्क कंपटीशन में भी हिस्सा मिल गया और तुम्हारे साथ तो हर चीज एक्सीडेंटली ही हो जाती है। अब इनकी बात काफी बढ़ जाती है और युगाओ जाओ को हिट करने की कोशिश करती है और खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जाओ के हाथ से युगाओ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिस कारण युगाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। अब दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में एक लेडी युगाओ को संभालती है और उसे कहती है कि वो जाओ तुम्हारे इस हालत की जिम्मेदार है और तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, हम उस जाओ से इन सब का बदला जरूर लेंगे। अब प्रेजेंट में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने घर में ड्राइंग्स बना रही थी। तभी जाओ के पास युगाओ की कॉल आती है जिसमें युगाओ जाओ को अकेले में मिलने के लिए कहती है और इतना कहते ही युगाओ अपना कॉल कट कर देती है और हम देखते हैं कि अगले सीन में ये जाओ युगाओ के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच गई थी। युगाओ को ढूंढने लगती है, तभी उसके पास वही अननोन पर्सन आता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम एनशिन को देखते हैं जो कि अपने एंट मॉम को जाओ के बारे में बात करता हुआ सुनता है, जहाँ वो लेडी कह रही थी कि जाओ को एक ऐसी जगह पर कैद करके रखा हुआ है जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता। इसी बीच वो उस बिल्डिंग का नाम भी किसी को बताती है जिसमें जाओ को किडनैप करके रखा था। ये सुनने के बाद एनशिन वहाँ से चला जाता है जल्दी से। आगे हम लिंक को देखते हैं जिसके पास एक मैसेज आता है कि मैं अबंडेंट बिल्डिंग में कैद हूँ और तुम जल्दी से अकेले यहाँ पर आ जाओ। तभी लिंक जाओ को कॉल लगाता है लेकिन जाओ का फोन बंद आ रहा था, जिसके बाद लिंक तुरंत ही उस बिल्डिंग की ओर निकल जाता है। जहाँ पहुँचते ही वो जाओ को ढूंढते हुए आवाजें लगाता है और फाइनली लिंक को जाओ मिल जाती है जिसे उसी पर्सन लून ने चेयर पर बांध रखा था। अब जैसे ही लिन जाओ की तरफ बढ़ने लगता है तो वो पर्सन लून जाओ की गर्दन पर चाकू रख देता है। ये देखकर लिन उसे कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब वो जिस पर वो पर्सन लिन को एक फाइल पर साइन करने के लिए कहता है जो कि शेयर्स ट्रांसफर करने की फाइल थी, लेकिन जाओ उसे मना करती है। पर जाओ की जान बचाने के खातिर लिन उन फाइल पर साइन कर देता है, पर बाद में बहुत ही चालाकी से लिन उस पर्सन को फूल बना देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है। बट फाइनली लिन उस पर्सन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इसके बाद लिंग जाओ के मुंह से टेप हटाता है, लेकिन पीछे से युगाओ आकर लिन के सर पर एक बोतल से मारती है। इसी बीच में हम एनशिन को ही देखते हैं जो कि इन दोनों के ही तलाश में था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग को भी इन लोगों ने बंदी बना लिया था। तभी वो पर्सन कहने लगता है कि अभी हमारा काम हो चुका है, जिस पर युगाओ कहने लगती है कि अब हम इन दोनों का क्या करें। जवाब में वो बंदा कहने लगता है कि जाओ ने तुम्हें बहुत दुख दिया है इसलिए तुम इसका जो मर्जी करो। इतना कहकर वो बंदा लून यहाँ से चला जाता है और जाओ युगाओ को सच बताने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी इस हालत की वजह सीढ़ियों के गिरने की वजह नहीं है, बल्कि तुमने गलती से हाई क्वालिटी में एल्प्रोजोमिन ले ली थी, जिसके कारण से ही तुम्हारी ये हालत हो गई है। दरअसल युगाओ के शरीर का आधा हिस्सा उतने अच्छे से काम नहीं करता था और उसकी जिम्मेदारी युगाओ जाओ को मानती थी। फिर जाओ युगाओ से कहती है कि तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास तुम्हारे रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन युगाओ जाओ की बातों पर ट्रस्ट नहीं करती और कहती है कि अब इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। और जाओ युगाओ से काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन युगाओ उसकी बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसके बाद युगाओ जाओ को बिल्डिंग से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। वही लिंक किसी तरह से अपनी रस्सी को एक कांच के टुकड़े से काट लेता है। अब युगाओ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उस बंदे लून ने वहाँ की गैस की पाइप को लीक कर दिया था और उस गैस के लीक होने की वजह से ये तीनों अब अनकॉन्शियस होने लगते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी युगाओ जाओ को मारना चाहती थी, लेकिन पीछे से कोई आकर युगाओ पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिंक का बड़ा भाई फैंग था। अब बाहर आने के बाद लिंक फैंग को थैंक यू कहता है। फैंग कहता है कि थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी फैंग लिंक को पास्ट की बातें बताता है कि मैंने तुम्हारे पीछे गैंगस्टर्स को नहीं लगाया था और ना ही मेरा तुम्हारे एक्सीडेंट से कोई लेना देना है, और तो और मैंने तुम्हारी कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट लीक नहीं किया था। अब इनका शक जेन पर जाता है क्योंकि जेन ही शेयर होल्डर्स के सबसे करीब रहता था। लिंक ये भी कहता है कि आज मैंने जो शेयर होल्डर्स ट्रांसफर फाइल्स पर साइन किया था उस फाइल पर हमारे फादर की मेन स्टैम्प भी लगी हुई थी, जो कि हर टाइम एक लॉकर में लॉक रहती है। फादर के बाद जेन ही उस लॉकर को खोल सकता है, मतलब कि जेन युगाओ के साथ मिला हुआ है। और उतने में ही यहाँ पर एनशिन भी आ जाता है और वही युगाओ को भी होश आ चुका था। तब जाओ युगाओ के पास जाकर उसे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, तो युगाओ कहने लगती है कि मुझे मार डालो, लेकिन जाओ युगाओ से
कहती है कि हम सब लोग उस गैस से मर जाते अगर फैंग सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो। और तभी एंगशिंग युगाओ के पास आकर अपने मॉम होंग के बारे में पूछता है, जहां हमें पता चलता है कि एंगशिंग की मॉम होंग ही उस दिन युगाओ के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी और होंग ने ही युगाओ को जाओ से बदला लेने के लिए मोटिवेट किया था। अब एंगशिंग सबको बताता है कि उसकी आंट मॉम होंग ही युगाओ को काफी समय से पैसे भेज रही थी और इस बारे में मुझे कल पता चला जब मेरी असिस्टेंट युगाओ को पैसे भेजने के लिए मुझे फाइल दे रही थी। लिंग एंगशिंग को बताता है कि जेन ही इन सब के पीछे है। अब एंगशिंग लिंग से कहता है कि मेरी मॉम जाइनर और जेन की शादी की तैयारियां जोरों से कर रही है। तभी लिंग कहता है कि हमारे पास उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, इसलिए हम लोग एक प्लान बनाएंगे। तब लिंग एंगशिंग को वापस जाने के लिए कहता है और तुम सबको ये बताओ कि हम मारे जा चुके हैं। जिसके बाद फैंग का असिस्टेंट इन सबके जैसे दिखने वाले स्टैचू पर फ्यूल डालकर आग लगा देता है। अगले सीन में हम जेन को देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि उस बिल्डिंग में आग लग चुकी है। तभी जेन के पास वो बंदा लून आता है जो युगाओ के साथ था और जेन उससे पूछता है कि वहाँ पर आग कैसे लग गई, जिस पर वो बंदा कहता है कि वेदर काफी ड्राई होने की वजह से वहाँ पर आग लग गई होगी और वो ये भी कहता है कि मैंने उन लोगों को अच्छे से बिल्डिंग के अंदर लॉक कर दिया था। जिस पर जेन कहता है कि तुम एक बार फिर से अच्छे से चेक करो और मुझे बताओ कि वो लोग मरे या फिर नहीं। अब यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इन सब के पीछे पहले से ही जेन का ही हाथ था। फिर हम ये देखते हैं कि जेन ने ही न्यू कंपनी के एक्सपायर प्रोडक्ट को सेल किया था, जिस वजह से कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ा था और इस कारण से ही आई ग्रुप डाउन हो गया। फिर आगे जेन ने बड़ी ही चालाकी से जी ग्रुप को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन लिंग ने बड़ी ही चालाकी से जी ग्रुप को हरा दिया और कंपनी को ऐसे लॉस में जाते हुए देखकर उसके फादर को अटैक आ गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी जेन नहीं रुका और युगाओ के जरिए उसने जाओ को किडनैप कर लिया और बदले में लिंग से आई ग्रुप के शेयर्स भी मांग लिए। अब लिंग ने शेयर ट्रांसफर फाइल पर साइन तो कर दिया था, लेकिन जेन को नहीं पता था कि अभी भी वो लोग जिंदा है। दूसरी तरफ हम लिंग और जाओ को देखते हैं जो कि जाओ के फ्रेंड वू के घर पर आए थे, जहाँ जाओ वू की तारीफ करते हुए कहती है कि वो बहुत ही अच्छा है और उसने मेरे दिल में एक अलग ही जगह बना कर रखी है, जिसे सुनकर लिंग बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। और तभी वहाँ पर वो आ जाती है, जिसे देखकर लिंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो एक लड़का है। अब लिंग वो से कहता है कि तुम्हें उस लू के साथ एक डील करनी होगी, जिसे करने के लिए वो मान जाती है। आगे एंशिंग अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा था, तभी एंशिंग अपनी मॉम से पूछता है कि आपको किस चीज से दिक्कत है, जिस पर एंशिंग की मॉम उसे कोई भी जवाब नहीं देती। अब एंशिंग सबसे कहता है कि मैं 2 दिनों के बाद यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन एंशिंग की फैमिली एग्री नहीं करती, लेकिन एंशिंग फिर भी वहाँ से उठकर उन सबसे दूर चला जाता है। आगे एंशिंग की मॉम युगाओ को कॉल करती है, लेकिन युगाओ का फोन बंद आ रहा था, जिसके बाद वो उसी बंदे लुन को कॉल करती है और उसे युगाओ के बारे में पूछती है। लुन कहता है कि मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हम जाओ और लिंग को देखते हैं, जहाँ पर एली और डॉक्टर भी मौजूद थे। डॉक्टर वहाँ लिंग के जख्मों को रिकवर कर रहा था। अब लिनो ने सारी बातें बताता है कि जेन और होंग ने ही हमें किडनैप करवाया था। इसके बाद लिंग इन्हें भी कहता है कि तुम लोग भी हमारे मरने की खबर को फैला देना ताकि हम आसानी से एविडेंस ढूंढ सके। आगे हम एंशिंग और होंग को देखते हैं, जहाँ पर एंशिंग उसकी मॉम को समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा तो आप पीछे हट जाओ, और ये भी कहता है कि जो चीज हमारी नहीं है तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन होंग उसकी बातों को समझ नहीं पाती, तो एंशिंग उसे एसेट ट्रांसफर बुक के बारे में बताता है, जिसे सुनकर होंग शॉक हो जाती है क्योंकि इस बारे में अब एंशिंग को भी पता चल गया था। लेकिन होंग बात घुमाते हुए कहती है कि मैंने वो एसेट को किसी दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिए थे। अब इतना ही कहकर होंग वहाँ से चली जाती है। एंशिंग को जाओ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब हम जेन को कंपनी की मीटिंग में देखते हैं, जहाँ वो सभी शेयर होल्डर्स को बताता है मेरे भाई लिंग ने आई ग्रुप के सभी शेयर्स मुझे दे दिए हैं और अब मैं तुम सबके साथ मिलकर आई ग्रुप को ट्रैक पर लेकर आऊंगा। ये सब सुनकर सभी शेयर होल्डर्स जेन के बारे में बातें करने लगते हैं कि उसे शेयर्स कैसे मिल सकते हैं। इतने में फांग उठकर सभी लोगों को जेन के साथ कोऑपरेट करने के लिए कहता है। अब फांग और जेन कंपनी के बाहर होते हैं, तभी वहाँ पर एली आकर जेन को हिट करती है। एली कहती है कि तुमने ही लिंग का मर्डर करवाया है, जहाँ पर जेन कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं अपने भाई का मर्डर क्यों करवाऊंगा। और जेन एली को ये भी कहता है कि ये आई ग्रुप है ना कि न्यू कंपनी, और अब मैं ही इसे हैंडल करूंगा। एली को पकड़वाने के लिए जेन अपने असिस्टेंट को पुलिस बुलवाने के लिए कहता है, लेकिन फैंग उसे रोक लेता है। कहता है उस पागल लड़की को जाने दो और पुलिस बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वहाँ पर लून आता है तो फैंग उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम हमेशा अपनी ड्यूटी से गायब रहते हो, जबकि तुम्हें मेरे भाई जेन की केयर करनी चाहिए। दरअसल फैंग जेन को ये दिखाना चाहता था कि वो उसकी कितनी केयर करता है। अगले सीन में जेन जाइनर के पास फ्लावर
लेकर जाता है और जहाँ जाकर उसे अपने न्यू वर्क के बारे में बताता है और वो ये भी कहता है कि मैं लिंक से बहुत बेहतर हूँ। तो जाइनर ये कहती है कि मैंने आज तक तुम दोनों में कभी कंपेयर नहीं किया। जेन जाइनर के साथ रोमांटिक बातें करते हुए उसे प्रपोज करते हुए रिंग पहनाता है, जिसके बाद ये दोनों हक करते हैं। आगे हम एनशिंग को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहा था कि लिंग ने अपने भाई जेन को सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं। तभी जाइनर वहाँ पर आकर एनशिंग को रिंग दिखाते हुए बताती है कि आज जेन ने मुझे प्रपोज किया, जिस पर एनशिंग उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ बहुत जल्दी कर रही हो। जेन के बारे में पता चलने के बाद एनशिंग को इन सब से खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन जाइनर एनशिंग को कन्विंस करने की कोशिश करती है। आगे हम जाओ और लिंग को देखते हैं जो कि वो को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि लू के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। आगे हम जेन को देखते हैं। आगे एक बंदा कहता है कि कंपनी के रूल्स के मुताबिक जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे वही कंपनी का अगला चेयरमैन बनेगा। अब क्योंकि जेन के पास 30% शेयर थे तो नेक्स्ट चेयरमैन जेन को ही बनाया जाएगा। अब कंपनी के बाहर जेन फैंग को कहता है कि हमारे परिवार में इतना बड़ा हादसा हो गया और भले ही लिंग को अडॉप्ट किया गया हो, लेकिन मुझे इसका दुख है। और वो फैंग को कहता है कि तुम्हें भी कंपनी में एक जगह देखकर काम देखना चाहिए। फैंग कहता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ क्योंकि अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो फादर मुझे किक करके बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ से जाने के बाद जेन के पास एक मैसेज आता है जिसमें लुन ने फॉरेंसिक पैथोलॉजिकल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की पिक्चर सेंड की थी, जिसमें पता चलता है कि उन डेड बॉडीज के टेस्ट के अनुसार लिंग के DNA 99% मैच कर गए हैं। मतलब कि जेन की नजर में लिंग मारा जा चुका है। जेन मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जिसने लुन को किडनैप किया था और लिंग ने ही लुन की फोन से जेन को ये रिपोर्ट सेंड किए थे। इसके बाद हम लिंग और जाओ को एक बीच पर देखते हैं जहां पर जाओ लिंग से पूछती है कि क्या जेन ने हमारे मरने की खबर पर यकीन किया होगा। लिंग कहता है कि उसने इतने दिनों से इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किया हुआ है और जरूरी नहीं है कि उसने इन सब बात पर यकीन किया हो और वो फिर से चेक जरूर करेगा। खैर इसके बाद ये दोनों आधी रात को कन्वीनियंट स्टोर जाते हैं। लिंग जाओ को शॉपिंग ट्रॉली में घुमाता है, तभी जाओ की नजर एक हॉट पॉट पैकेट पर पड़ती है जो 1 घंटे बाद एक्सपायर होने वाला था। वो लिंग से कहती है कि अगर हम घर जाकर बनाएंगे तो और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा और जरूरी भी नहीं है कि ये एक्सपायर हो चुका हो। जिसके बाद ये दोनों स्टोर के अंदर ही अपना हॉट पॉट तैयार करते हैं और काफी एंजॉय करते हुए अपने हॉट पॉट को एंजॉय करते हुए खाते हैं। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये सेकंड लास्ट एपिसोड भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हुए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।